हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेयर आई एम विद द सेकेंड लेक्चर ऑफ मोशन स्टैंडर्ड 9। आइए स्टार्ट करते हैं मोशन का सेकेंड लेक्चर स्टैंडर्ड 9 का। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों। वो क्वेश्चन था कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे यदि 3 राउंड मूव करे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने बना लिया है और बताइए कि आप लोगों ने कौन कौन बनाया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे उस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 पाई आर। तो ये कितने बच्चों का आया, ये सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आइए जानते हैं ये कैसे बना। देखिए ये बॉडी ये सर्कुलर पाथ पे है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है आपका और इस सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी है। तो ये बॉडी क्या कर रहा है कि चारों तरफ मूव कर रहा है। तो ये बॉडी इफ यदि मान लो कि यदि ये यहीं से स्टार्ट किया मूव करना, तो एक बार घूम के आया 1 राउंड, फिर 2 राउंड और फिर 3 राउंड। और बच्चों सर्कुलर पाथ पे यदि कोई बॉडी मूव करता है तो उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर्ड किया जाता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जी बच्चों, जैसे कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उससे डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो वो बॉडी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि उस सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस हो 1 राउंड में। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 1 राउंड डिस्टेंस कवर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। कोई सा भी बॉडी यदि कोई सर्कुलर पाथ है तो उसका रेडियस आर होगा ही होगा। तो 1 राउंड डिस्टेंस कवर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर और 3 राउंड में डिस्टेंस कवर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 6 पाई आर। आई होप बहुत मजा आया होगा। इज इट? आप सोचे हुए होंगे कि सर इतना आसान सा क्वेश्चन आपने क्या देकर फंसा दिया था। चलिए ठीक है, इसी तरीके से ये इजी इजी ट्रिक्स होते हैं, इजी इजी कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्पीड से इंट्रोड्यूस करवाया था। इस वीडियो लेक्चर में हम उन टाइप्स ऑफ स्पीड को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं बच्चों? यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड टाइप की स्पीड थी बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नेक्स्ट है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? दैट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस। जैसे कि मान लो कि एक इंटायर जर्नी, एक 10 किलोमीटर की जर्नी आपको करनी है, ठीक है, आप 10 किलोमीटर आपको कहीं जाना है। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए आप अपने पापा के साथ अपनी बाइक पर निकले हो, तो आपके पापा कभी आप बाइक को 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ड्राइव करेंगे, कभी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ड्राइव करेंगे, कभी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ड्राइव करेंगे। यानी कि 10 किलोमीटर को कवर करने में आपके पापा अपनी बाइक की स्पीड को बहुत बार चेंज करते हैं। पूरी इंटायर जर्नी में सेवरल टाइम्स स्पीड आपकी चेंज होगी, पर आप उस 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे कितने समय में पहुंचे, टोटल टाइम आपका कितना लगा है, और टोटल डिस्टेंस तो आपको पता ही था। तो टोटल डिस्टेंस कितना था? टोटल डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर था और टोटल टाइम आपका कितना था? तो जितने आप टाइम में उस 10 किलोमीटर पे पहुंच गए वो आपका टोटल टाइम है। और इसकी रेशियो जब हम निकालेंगे बच्चों टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन, तो वो हमारा होता है एवरेज स्पीड। तो रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को हम लोग VAV से इंडिकेट करते हैं। और VAV यानी एवरेज स्पीड एंड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। TD मैंने लिख रखा है, T मींस टोटल, D मींस डिस्टेंस, TD टोटल डिस्टेंस एंड T.T दैट इज टोटल टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। हो गया? ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चों?
तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड ऑफ बॉडी at any particular instant of time, at any particular instant of time is known as instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई आदमी, एनी पर्सन आपसे पूछे, जैसे आप कहीं पे, जैसे सपोज दैट आप अपने पापा के साथ बाइक से 10 किलोमीटर की जर्नी कर रहे थे, तो उस 10 किलोमीटर की जर्नी में मान लीजिए आप 10 बजे घर से निकले हो और 10:01 पे यदि कोई पर्सन आपसे पूछता है कि 10:01 पर आपकी स्पीड क्या थी, तो 10:01 पर जो स्पीड आपके व्हीकल, जो आपके मोटरसाइकिल का जो मीटर दिखा रहा है, वो आपकी इंस्टेंट स्पीड होगी। यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक कंफर्म टाइम पर बताया गया स्पीड, एक कंफर्म टाइम पे बताया गया कि स्पीड दैट इज नॉन एज इंस्टेंट स्पीड। यानी कि वो स्पीड सिर्फ उसी समय था, जैसे 10:01 पे सपोज 50 किलोमीटर था, तो 10:01:30 पर 52 हो सकता है, 53 हो सकता है, पर जो एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम पे होगा, जैसे मान लो कि 10:30 बजे, ठीक है, अब 10:30 बजे तुम्हारी बाइक की स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 72 किलोमीटर पर आवर कितने बजे है? 10:30 बजे। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर कौन सा स्पीड हो गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है बच्चों कि स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नॉन एज इंस्टेंट स्पीड। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कुछ इसके बारे में और इंफॉर्मेशन। तो यहां पर कुछ नोट पॉइंट्स मैं आपको दे देता हूं, दैट इज कि इंस्टेंट स्पीड को मेजर करने के लिए, इंस्टेंट स्पीड, यहां पर टू मेजर इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंट स्पीड को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? टू मेजर इंस्टेंट स्पीड स्पीडोमीटर इज यूज्ड, स्पीडोमीटर। ठीक है, तो स्पीडोमीटर डिवाइस है जो कि किसी भी व्हीकल का इंस्टेंट स्पीड मेजर करता है। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? इंस्टेंट स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस कौन मेजर करता है सर? ओडोमीटर। Odometer is a device which measure distance। ऑडोमीटर से हम क्या नापते हैं? डिस्टेंस नापते हैं। ठीक है, ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर डिस्टेंस। टू मेजर इंस्टेंट स्पीड स्पीडोमीटर इज यूज्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इंस्टेंट स्पीड। ठीक है, एंड ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। ठीक है, नोट करो, हो गया? ओके। नेक्स्ट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ स्पीड। ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन। तो स्पीड कैसा भी हो, इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी भी तरह का स्पीड हो, सबसे पहले बच्चों स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ओके, सीजीएस यूनिट की यदि बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड तो क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है,
स्पीड क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं, नेगेटिव कभी नहीं होगा। स्पीड नेवर नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। स्पीड इज ऑलवेज क्या? पॉजिटिव। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्या जीरो हो सकता है? जीरो स्पीड, तो जीरो स्पीड का मतलब क्या? बॉडी रेस्ट में, बॉडी मोशन में नहीं हो सकता है स्पीड जीरो, बट उस कंडीशन में जब स्पीड जीरो है, स्पीड में भी जीरो, यहां लिख लो, स्पीड में भी जीरो, बट एट ओनली रेस्ट कंडीशन, जब बॉडी किसमें हो? रेस्ट में हो। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। स्पीड नेवर नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड में भी जीरो, बट एट ओनली रेस्ट कंडीशन। स्पीड जीरो हो सकता है लेकिन केवल रेस्ट कंडीशन में। नोट इट। ओके, तो हम लोगों ने डिस्टेंस देख लिया, स्पीड देख लिया। टाइम के बारे में तो सबको पता है कि टाइम को आवर्स, मिनट, सेकंड्स में मेजर करते हैं, पर ऐसा यूनिट उसकी क्या होती है? सेकंड होती है। इसलिए टाइम के बारे में ज्यादा नहीं डिटेल में इस लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि वो टॉपिक का पार्ट नहीं है। सिर्फ हमें टाइम जानना है क्या, कि मोशन के रिस्पेक्ट में टाइम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटी है। ठीक है, अब जब कि हम लोग यहां तक पढ़ लिए तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में अराइज करता है। वो क्वेश्चंस क्या है? ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इज मोशन रिलेटिव? इज मोशन रिलेटिव टर्म और इंडिपेंडेंट? ठीक है, क्या मोशन रिलेटिव है या इंडिपेंडेंट है? ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज करता है। तो बच्चों, हमने पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि मोशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज व्हाट? मोशन। तो मोशन के लिए क्या है? हमें पोजीशन चेंज यदि बॉडी का हो रहा है टाइम टू टाइम, तो ही हम कह सकते हैं बॉडी मोशन में। तो पोजीशन चेंज होने के लिए किसी चीज से ही हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो रेफरेंस पॉइंट से हम कंपेयर करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग में बॉडी का पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज हुआ या नहीं हुआ। यदि रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो इस केस में हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। तो हमने क्या देखा कि बिना किसी चीज से रिलेट किए हुए हम बॉडी को कभी भी नहीं कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में। चलो एक तुमको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जैसे कि ये अर्थ, अभी हम खड़े हैं, ठीक है, एकदम स्टैटिक पोजीशन लाइक दिस, चुप। अब इस कंडीशन में यदि मैं पूछूं कि यदि मैं एकदम सिंपल सा खड़ा हो, या तुम एकदम सिंपल स्टैटिक पोजीशन में खड़े हो जाता, हिल ना डुल ना, थोड़ा सा इधर गया, एकदम जिस पोजीशन पे खड़े उसी पोजीशन पे खड़े हो जाए, कोई हलचल तुम्हारे बॉडी में ना हो और सिर्फ सिंपल ऐसे खड़े हो जाओ, तो तुम अपने आप को क्या इमेजिन करोगे कि तुम रेस्ट में हो या मोशन में हो? तुम लोग रेस्ट में हो या मोशन में? तो सिंपल कहोगे सर रेस्ट में, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल बच्चों रेस्ट में नहीं होता है। दुनिया का कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ खुद मोशन में है। अर्थ इटसेल्फ इज इन मोशन। तो अर्थ पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, रिवर्स हो, कुछ भी, यदि तुम्हारे घर में फ्रिज भी रखा हुआ है तो फ्रिज कहे कि ये रेस्ट में है या मोशन में, तो तुम्हारा वहां पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि किस तरह का रेस्ट और मोशन। क्या एब्सोल्यूट रेस्ट की बात की जा रही है? एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि वो बॉडी किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में मोशन में ना हो।
तो मैं बता दूं कि ऐसा कोई बॉडी इस पूरे यूनिवर्स में नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में है। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि वो किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में ना हो। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि बॉडी किसी के रेस्पेक्ट में भी मोशन में ना हो, तब बॉडी को हम एब्सोल्यूट रेस्ट करते हैं। पर जो सिंपल जैसे फ्रिज है तुम्हारे घर में, एक जगह पे अस्थिर है, रखा हुआ है, तुम कर रहे हो रेस्ट में, रेस्ट तो है बट वो एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हर बॉडी किस में है? यदि वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है तो किस में है? वो एब्सोल्यूट मोशन में है। क्योंकि जब भी बॉडी मोशन हम कब देखते हैं? किसी ना किसी चीज से कंपेयर करके, किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करते हैं पोजीशन को, तभी हम बताते हैं कि बॉडी मोशन में या नहीं। तो अर्थ पे जितनी भी चीजें, अर्थ इटसेल्फ मोशन में है, अर्थ खुद मोशन में, तो अर्थ की जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब क्या है? मोशन में। इसलिए दुनिया का कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा मोशन में रहता है, कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। चलो दूसरा एग्जांपल देकर मैं तुम्हें बताता हूं। सोलर सिस्टम, सन क्या है? सोलर सिस्टम के मिडिल पार्ट पे एकदम बीच में, उसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सन तो स्टैटिक पोजीशन पे है। तो तुमसे कोई पूछे कि सन इज इन मोशन और इन रेस्ट, तो क्या कहोगे? सन इज इन मोशन और इन रेस्ट, तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा यस एग्जैक्टली, सन इज इन द मोशन, सन इज इन द मोशन। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सन अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है दूसरे प्लैनेट के रेस्पेक्ट में, और दूसरे प्लैनेट अपना पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं सन के रेस्पेक्ट में, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। तो सन इज इन द मोशन। तो ये सारी एग्जांपल्स हमें क्या बताती है बच्चों? कि मोशन क्या है? मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज दैट मोशन इज what? Relative term. Motion is relative term. Motion is relative term. जैसे एग्जाम्पल, चलो एक सिंपल एग्जाम्पल और मैं तुम्हें देता हूं। जैसे कि जब हम बस से कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं तो बस में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, हर पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर बैठा हुआ है, तो हर एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। पर वो सारे पैसेंजर जो बस में ट्रेवल कर रहे हैं, जो आउटसाइड में लोग खड़े हैं, रोड साइड में जो लोग खड़े होते हैं, रोड साइड में जो बिल्डिंग्स होती है, या रोड साइड में जो ट्रीज होता है, उन सभी के रेस्पेक्ट में बस में बैठे हुए हर एक पैसेंजर किसमें है? मोशन में। इट मींस कि ऑल द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द बस आर इन द ऑल द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द मूविंग बस are in the motion in respect to those person who are standing outside the bus on the road side, who are all those people who are standing on the road sides, the buildings and trees. ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने घर से निकल रहे हैं, अपने मोहल्ले से निकल रहे हैं, अपने स्ट्रीट से निकल रहे हैं, गली से निकल रहे हैं, तो गली में बहुत सारी मकान है। ठीक है, अब मकान तो नेचुरली अब आपका घर जिस जगह पे वहीं पे होगा। ऐसा तो नहीं कि आप अभी निकले बाजार और कुछ देर में आपका मकान यहाँ से उठकर आप किसी दूसरे जगह पे एस्टैब्लिश हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन यदि मैं आपको कहूं कि आपका मकान, जब आप घर से निकले अपने घर से, तो आपका घर आपके रेस्पेक्ट में मोशन में और आप अपने घर के रेस्पेक्ट में मोशन में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आप अपने घर से मूव करना स्टार्ट करते हो तो आपके घर का पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में क्या होता है? चेंज होता है। आपके घर का पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज होता है और आपका पोजीशन अपने घर के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। इसलिए आपका घर और आप दोनों एक दूसरे से किस में आ जाते हैं? रिलेटिव मोशन में। इसलिए मोशन क्या होता है? रिलेटिव टर्म होता है। जब हम रोड साइड पे जाते हैं, जो स्ट्रीट लाइट जलती होती है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हो तो हर एक स्ट्रीट लाइट की पोजीशन क्या होती है? चेंज होती चली जाती है। तो ऑल स्ट्रीट लाइट on the road side are in the motion in respect to person moving on the road। यानी कि जितनी भी स्ट्रीट लाइट है गली में, स्ट्रीट में, वो सारी स्ट्रीट लाइट उस पर्सन के रेस्पेक्ट में मोशन में है जो पर्सन रोड पे मूव कर रहा हो। आया समझ में? ओके, चलिए अब ये चीज हमने क्लियर कर लिया कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म एंड इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है, मोशन रिलेटिव टर्म है। तो हम लोगों ने स्पीड और डिस्टेंस भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन इन वेक्टर फॉर्म। डिस्क्राइबिंग motion in
वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में मोशन को डिस्क्राइब करना है। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला क्वांटिटी कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, तो इसको मैं सिंपल भाषा में कह दूं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by the body between initial and final position। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। ठीक है, यस, डिस्टेंस की भी मीटर और डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमें इनिशियल नॉलेज मिला डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि सर आपने डेफिनेशन से बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यस बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एंड SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, एंड इट्स is a vector quantity, it is a vector quantity, clear? Okay, note it down. Okay. अब हम डिस्प्लेसमेंट को जरा समझ लें। डिस्प्लेसमेंट, मान लिया कोई zigzag पाथ है ऐसा, तो ऐसे 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 हम चलेंगे तो ये डिस्टेंस कवर्ड हुआ, क्योंकि ये लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना। ठीक है, सीधा सीधा मान लो कि कहीं पे तुम्हें जाना है, वहां पे बहुत सारे पहाड़ बने, माउंटेन्स बने हुए, तो माउंटेन पे चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, डिस्टेंस लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यदि ये माउंटेन ना रहे तो ये आसानी से कवर हो जाएगा और कम दूरी में हम वो फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, माझी द माउंटेन मैन। ठीक है, चकदुम चकदुम चकर चकर, तो वो उसने क्या किया था कि माउंटेन को काटकर रास्ता बनाया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस गांव के लोगों को माउंटेन पर चढ़ के जाने में बहुत खतरा था, कहीं माउंटेन से गिर गए तो ये अलग बात, ये तो खतरा वाला अलग बात है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि उनको बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था माउंटेन की वजह से, यानी कि जहां वो 10 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, 10 मिनट के डिस्टेंस के लिए उन्हें 2 आवर लगता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो माउंटेन रास्ता बहुत लंबा बना देता था। तो दशरथ मांझी जी ने क्या किया, माउंटेन को काटा और बीचों बीच रास्ता बना दिया। अब क्या था कि माउंटेन पे अब चढ़ना और उतरना नहीं है, सीधे क्या बीचों बीच निकल जाना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, तो दशरथ मांझी ने रास्ता बनाया, तो कैसा रास्ता बनाया, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उन्होंने डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया। लोग डिस्टेंस तो पहले कवर कर ही रहे थे, लेकिन दशरथ मांझी जी ने क्या किया कि माउंटेन को काट कर रास्ता बनाया, और रास्ता बनाकर क्या किया, डिस्प्लेसमेंट बना दिया, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये हो गया। मान लीजिए अब कोई व्यक्ति कहीं पे, मान लो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा है। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये ओ, ये बी। ठीक है, ओके। अब ये है आपका इनिशियल पॉइंट, और ये है आपका फाइनल पॉइंट।
ये आपका इनिशियल और ये आपका फाइनल। तो मान लो कि ये 2 की सपोज दैट मान लो ये 5 किलोमीटर का है और ये 12 किलोमीटर का है, ठीक है। अब ये आदमी यहां से जाता है तो 5 फिर ये 12, तो टोटल कितना डिस्टेंस इसे कवर करना पड़ेगा 17 किलोमीटर। यदि ये ऐसे मूव किया ऐसे मूव किया तो टोटल इसे कितना कवर करना पड़ेगा 17 किलोमीटर। लेकिन ये आदमी यदि ऐसे जाए तो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो यही हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि देखो ये रास्ते और ये रास्ते के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका सपोज ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस किसी भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस आपका यदि पाथ आपका ट्रायंगुलर बन जाए, ठीक है, यदि कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, दो रास्ते के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल है तो उसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होंगे हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पर देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे हाइपोटेनियस निकालने का तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा कि h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p मीन्स परपेंडिकुलर यानी कि रूट अंडर 12 का स्क्वायर एंड प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना 144 और 5 का स्क्वायर कितना 25, दैट इज इक्वल टू 14425 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 169 किलोमीटर। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, दैट इज द 13 किलोमीटर। ओके, तो यहां पर देखो A से लेके B तक में कितना आ रहा है 13 किलोमीटर। अब देखो ऐसे गए तो 17 किलोमीटर जाना होगा और ऐसे देखो तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। तो ये क्या हुआ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ये क्या हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का यदि पाथ है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कौन होता है, ये आपका हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ओके, चलो एक और देखते हैं। यदि पाथ सर्कुलर हो, ठीक है, और इसकी रेडियस है सपोज दैट मान लो यही आपकी रेडियस है r, ठीक है। अब कोई बॉडी यदि यहां से मूव करना शुरू करता है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और यहां से कोई बॉडी मूव किया और वापस यहीं पे आके रुक गया, तो यहां से इसने मूव करना शुरू किया और वापस यहीं पे रुक गया, तो राउंड कितने लगाए उसने, राउंड 1 राउंड, ठीक है। और 1 राउंड में डिस्टेंस कवर कितना, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r, डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 2 पाई r। लेकिन यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। तो देखो इनिशियल पोजीशन ये था, राउंड मारता हुआ आया और वापस यहां आके रुक गया, तो फाइनल पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। सर्कुलर पाथ के केस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। शॉकिंग सर, डिस्टेंस कवर किया पर डिस्प्लेसमेंट 0। यस बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है कि यदि कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, हो सकता है। यदि कोई बॉडी यदि कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कब, वो उसी कंडीशन में हो सकता है जब बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए सेम हो जाए। जब बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए सेम हो जाए। यस, तो when should displacement equal to 0, तो displacement equal to 0 when initial position and final position of the body are equal और same, और initial position and final position of body are same, और initial position is equal to final position, यानी कि initial position final position equal हो या initial position final position same हो, ठीक है। ओके, तो उस केस में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट 0। जैसे ये स्ट्रेट पाथ पे भी हो सकता है, मान लो कि यही पाथ है, ये बॉडी यहां से मूव करना स्टार्ट किया, तो यहां से मूव किया ऐसे गया, ठीक है, और फिर वापस आया और फिर यहीं आके रुक गया, ठीक है। तो इस केस में इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया सेम हो गया। तो इस केस में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, देखो पहले ये 5 किलोमीटर गया फिर 12 किलोमीटर गया, तो कितना हो गया 12 5 17,
तो फिर वापस आया 12 और फिर वापस आया 5, तो 17 17 यानी 17 प्लस 17, इसने डिस्टेंस कितने कवर किए 34 किलोमीटर। पर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि ये जहां से स्टार्ट किया था जाना वापस वहीं आ गया। ये हर वो केस वैसा ही होता है कि जब आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हो तो आप स्कूल तो गए, पढ़ाई की, खेली कूदी, दोस्तों से बात की, बहुत सारे एक्टिविटीज किए, पर जब वापस आप अपने घर में आते हो और उसी पोजीशन पर आके रुकते हो जहां पर से कि आपने स्कूल जाना शुरू किया था, यार सिंपल सा आपका घर एक इनिशियल पोजीशन और आपका स्कूल एक फाइनल पोजीशन, आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस अपने घर आए, तो इस केस में आपने डिस्टेंस तो कवर किया। मान लीजिए कि आपके घर से आपका स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो आप जब स्कूल गए तो 5 किलोमीटर कवर किए, फिर जब स्कूल से वापस आए फिर 5 किलोमीटर कवर किए, तो डिस्टेंस तो आपने 10 किलोमीटर कवर किया। लेकिन यदि बात डिस्प्लेसमेंट की होगी तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है सेम है। यस, when initial and final position of the body are same, then the displacement of the body is equals to 0। क्लियर? ओके, समझ में आया? हाँ, स्ट्रेट पाथ पे चलो, स्ट्रेट पाथ पे देख लेते हैं। स्ट्रेट पाथ हो तो स्ट्रेट पाथ पे भी यदि ये ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी डिस्टेंस यदि 5 किलोमीटर, कोई बॉडी है वो ट्रेवल कर रहा है, बी तक गया, फिर बी से मान लो घर आ गया, बी से आगे ना ए पे आ गया, तो पहले बी तक गया तो 5 किलोमीटर, फिर बी से ए तक आया 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस 5 प्लस 5 10 किलोमीटर, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि उस बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है सेम है। ओके ओके, तो यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि यदि वीडियो लेक्चर में कहीं का कोई पॉइंट आपके समझ में ना आया हो तो आप जरूर बताएं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस। थैंक यू, बाय बाय।